स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो देखिए, इस वीडियो में आज अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटीपी का ये 16वां पेपर है। अब तक अपने लोग 15 सीटीपी के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। जो टोटल लक्ष्य रखा है 32 पेपर सॉल्व करने का। हम आपको सीटीपी के टोटल 32 पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो 32 में से ये 16वां पेपर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है RTE 2009 है, इसके अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में। तो यहाँ पे देखो, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की यहाँ पे इन्होंने चर्चा की है। तो मैं आपको बता दूं, RTE एक्ट का उद्देश्य स्कूल शिक्षा है, ना कि केवल वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तो देखो, घर पर माता पिता देखभाल करने वालों के साथ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि RTE घर आधारित शिक्षा को मुख्य विकल्प नहीं मानता, विशेषकर जब स्कूल उपलब्ध हों। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला देखिए, सी वाला ऑप्शन देखो, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। देखो, केवल स्पेशल स्कूल पर जोर देना समावेशन के ये विरुद्ध है, और यहाँ पे देखो विशेष विद्यालयों की बात की गई है, यानी केवल स्पेशल स्कूल। तो इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो देखो, यहाँ पे RTE एक्ट 2009 और RPWD एक्ट दोनों इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, यहाँ पे समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बात आपको बता दें, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। हम आपके लिए टोटल दोस्तों 32 पेपर सॉल्व कराएंगे, और जो कंटेंट वाला मटेरियल है सारा हमने करा दिया है, और एक दो जो टॉपिक बचे हैं वो भी हम आपको जल्द करा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन समझो, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। सबसे पहले आपका काम है धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखो, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। देखो, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के समूह बनाएं, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह विविधता को क्या है, नकार रहा है। ये विविधता को क्या है, नकार रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला जो ऑप्शन है उसको समझो कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तो देखो, यहाँ पे ये भी गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है? देखो, वंचित बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डाले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वंचित बच्चों पर अगर आप कठिन परिश्रम कराएंगे तो वंचित जो पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उन पर अधिक दबाव पड़ेगा। यानी समावेशी शिक्षा में दबाव नहीं बल्कि सहयोग होना चाहिए, चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन देखो, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने हेतु सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना, तो ये क्या है, अफेक्टिव हम कह सकते हैं
एक प्रकार से ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले अगला वाला जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा वो वाला ऑप्शन हो। ठीक है, तो आप चिंता ना कीजिए, डी वाला देखते हैं। देखो, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, सांस्कृतिक जानकारी की क्या है, अनदेखी करेगा, और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार, अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहा है, वो के साथ व्यवहार करेगा। तो तीसरे ऑप्शन से ज़्यादा जो चौथा वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है संज्ञान और संवेग। दोस्तों, संज्ञान और संवेग से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस संज्ञान और संवेग को बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए, संज्ञान संवेग जो है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान जो है वो संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, क्या ये बात सही है? देखो, मैं आपको बता दूं, संवेग जो हैं, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, पर संज्ञान संवेगों को नहीं। तो ये बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रभाव दोनों तरफ से होता है, ये ध्यान रखना, प्रभाव जो है वो दोनों तरफ से होता है। बी ऑप्शन देखो, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ये वाला, बी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, क्योंकि संज्ञान और जो संवेग है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब चलते हैं देखो सी ऑप्शन पे, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। तो देखो ये ऑप्शन आपका गलत है, स्वतंत्र प्रक्रियाएं अलग नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझना, संज्ञान जो है वो संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो गया। तो हमारा जो सही जवाब है यहाँ पे, सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यानी समवयस्कों से सीखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को और ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे समझो, समावेशी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो देखो लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। अब देखो जहाँ पे भी कभी कभी की बात आए, जहाँ पे भी कभी कभी की बात आए और जहाँ पे तुलना करने की बात आए, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे देखो प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और सक्रिय रूप से निरुत्साहित, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला जो ऑप्शन है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वह समवयस्कों की स्वीकृति बढ़े। तो ये जो ऑप्शन है आपका डी वाला, ये सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की क्या है, स्वीकृति बढ़े। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही जवाब होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, कोहलबर्ग आपको 2 नंबर कम से कम दे के जाएगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं और 3 स्तर से 6 चरण हैं। एक स्तर के 2 चरण, तो 3 स्तर के 6 चरण। उन्हीं 6 चरणों से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं इसे क्वेश्चन को और फिर जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिलहाल काफ़ी बेहतरीन है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। क्या ये ऑप्शन सही है? आगे पढ़िए। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्येक उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से अगर बात कहें तो कोहलबर्ग ने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर, ये भी गलत है आपका और बी भी गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? चलिए इसको समझिएगा, आकलन को। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक अंक पेपर में देखने को मिलेगा, ये हर बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो देखो, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो देखो यहाँ पे समझो ये गलत है। ठीक है, रैंकिंग और कंपटीशन, ये तुलना, ये सब गलत है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणाओं समझ का भी आकलन करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, आ गया आपका तुलना आ गया, तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, मानक उत्तरों से तुलना आकलन, ये आपका गलत है। अगला देखो, अगला है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये रटंत आधारित हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तकों, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो सबसे सही ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? प्यारा सा आप जवाब इसका दीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो देखो यहाँ पे समझो, शिक्षक का आगे आगे होना ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? ये टीचर सेंटर्ड की बात हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तो ये आदेश देना भी क्या है, एक गलत है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की पहचान नहीं है। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये आपका पॉजिटिव है। क्योंकि बच्चे के अनुभवों और उनकी आवाज़ को अगर महत्व दे रहे हैं तो ये क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की आत्मा है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, चौथा वाला ऑप्शन पढ़ो आप, निर्धारित यहाँ पे सूचना होगा, यहाँ पे सूचना लिखा है, ये सूचना है। ठीक है, इसे सूचना पढ़ना। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ निर्देशों का पालन करवाना, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। निर्धारित सूचनाओं का क्या है, अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो निर्देशों का क्या क्या करवा रहा है, ये पालन करवा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका अगला वाला भी अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए, अब आपका स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और मैंने इस क्वेश्चन को भाषा एवं विचार को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखो, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुए मानते हैं। तो ये बात तो गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि दोनों मानते हैं भाषा विचार से जन्म लेती है, गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की इससे सहमत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा
का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या आपका सही है? ये क्या है? ये उल्टा कर दिया इन्होंने। ये क्या कर दिया? ये उल्टा कर दिया, क्योंकि देखो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की पहले विचार और पियाजे जो है वो भाषा का विचार पर प्रभाव, ये उल्टा लिखा है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो तीसरा वाला क्या है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये देखो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका सी वाला पॉजिटिव है, सी वाला आपका पॉजिटिव है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों तो नहीं मानते। देखो पियाजे पहले विचार जन्म लेता है ये मानते हैं, और जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है वो ये मानते हैं। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी बेहतरीन है। देखो, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? क्वेश्चन अच्छा है और आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो चलिएगा, पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ डिफ़िकल्टी नहीं बल्कि सोच दिखाई दे रही है। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। बी है देखो लिंग समरूपता। क्या है? लिंग समरूपता। यह कह सकते हो आप यहाँ पे लिंग समरूपता एक प्रकार से कह सकते हो आंशिक, लेकिन सबसे सटीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि असमानता है पर इससे जो है वो कथन जो है वो आगे जाता है, इसलिए ये जो है वो सही नहीं है लिंग समरूपता। नेक्स्ट है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध चरण। ठीक है, रूढ़िबद्ध, यहाँ पे चेक करता हूँ क्या है, रूढ़िबद्ध चारण, ये सही है। ठीक है, तो देखो लड़कों और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं कह सकते हो आप कि भैया लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये क्या है? जेंडर है। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक है ये क्या है? आपका सी वाला ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आकलन से है। मैं कह रहा हूँ आकलन आपको नंबर दिला के जाएगा, तो आकलन को अच्छे से समझिएगा। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है। देखो, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। तो ये जाहिर सी बात है, पॉजिटिव है आपका आंसर। ठीक है, शक्तियाँ जो है वो कमजोरियाँ पहचानने में सहायता मिलनी चाहिए, ये सहायता मिलती है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन हो। अब देखो, आकलन तभी सार्थक होता है जब तुलनात्मक मूल्यांकन हो, तो ये तो बात गलत है। यहाँ पे तुलनात्मक मूल्यांकन है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन जो है वो केवल स्मरण नहीं, बोधन व अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो हमने यहाँ पे सी पे भी टिक कर लिया है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। ठीक है, तो भय, देखो आकलन जो है वो भय और चिंता पैदा करे, तो ये गलत धारणा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब अपने लोगों ने टिक किया है ए पे और सी पे, तो ए और सी यानी जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला यानी ए और सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और कई बार पेपर में आ चुका है और मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार समझाया भी है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, समीप दूरभिमुख दिशा, तो इसको आप किससे मैच करोगे?
तो ये देखो क्या है, ये आपका क्या है, ये ए को करोगे लास्ट वाले फोर्थ के साथ, ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसके बाद है सिरा पदाभिमुख दिशा। अब सिरा पदाभिमुख दिशा का मतलब ये है भैया सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर से पैर की ओर। अब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है बच्चों को ये अंतवैयक्तिक भिन्नताएं और अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, इनमें कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, ठीक है, इसे किससे मिलाओगे, इसे मिलाओगे आप विभिन्न बच्चे विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से सीखते हैं। इसके बाद अंतरावैयक्तिक जो विभिन्नताएं हैं, अंतरावैयक्तिक विभिन्नताओं को मिलाओगे किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। तो ये आपका मैचिंग हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है वो आपको पहचानना है। क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा और इसके बाद आप समझिएगा। चलो समझते हैं। देखो, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। क्या ये ऑप्शन सही है, आप बताओ, आपकी नज़र में क्या ये ऑप्शन सही है? चलिए पहले आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, विकास एक परमात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है विकास परिपक्वन है और अधिगम पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास विकास जो है वो वंशानुगत है और वातावरण के बीच सतत अनून्य क्रिया से होता है। देखो यहाँ पे जो है वो गलत कह रहा है, गलत पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो विकास एक परमात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये है तो गलत, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही है, इसलिए मैंने यहाँ पे सही लगाया। और जो विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, तो ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनून्य क्रिया से होता है, तो ये भी आपका सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं, तो ये भी आपका सही है, ठीक। यानी बी और सी डी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन गलत है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, तो इसके हिसाब से पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। देखो यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर तथा है, फिर रिक्त स्थान है कि विशिष्ट अनोन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है खोज और पोषण, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम और पर्यावरण, सी ऑप्शन है चुनौतियां और सीमाएं, और डी ऑप्शन है स्थिरता कौमा परिवर्तन। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे भर लो आप, यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे भरो आप वंशानुक्रम और यहाँ पे भरो पर्यावरण, इसके बाद आप पढ़ो, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनोन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में क्या है, के रूप में हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जहाँ पे भी वंशानुक्रम, पर्यावरण या अनुवांशिकता या पर्यावरण आ जाए साथ साथ, तो समझो वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या कह सकता है, क्या, एक मिनट क्वेश्चन को चेक करता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है, क्वेश्चन है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से यहाँ पे लिखा है कौन सा कथन सत्य है, ये सही होगा, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य वाला आपको पहचानना है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये वाला आपको ऑप्शन पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है, देखो, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक नहीं है, विद्यालय सामाजिकरण का एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है। चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत है भाई, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, तो ये भी गलत है आपका। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय जो है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इसलिए बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है।
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद आंसर देखो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है वो आपको पहचानना है और जो गलत है उसको हटाना है। देखो, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, यानी चरणों का क्रम जो है बदला जा सकता है। इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। टाइपिंग में क्या मिस्टेक है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो आधार के अनुसार, किसके अनुसार? यहाँ पे होगा आधार के अनुसार चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इसका ऑप्शन का यह मतलब है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या है, सत्य वाला ढूंढना है। तो ये तो सही नहीं है ना कि पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास के आधार के अनुसार चरणों का क्रम बदला जा सकता है। चरणों का कभी भी क्रम बदला नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी गलत है। और 5 चरण दिए हैं तो ये भी गलत है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण जो हैं वो स्थिर हैं। अगला देखो, डी वाला क्या कह रहा है? बच्चों के सांस्कृतिक के आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, बदला नहीं जा सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सत्य वाला जो है वो सी ऑप्शन है, यानी किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण क्या है, स्थिर है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के संप्रत्यय से तात्पर्य है कि, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। अगला देखिए, वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो संरक्षण की बात की है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही हैं चाहे बाहरी आकृतियां जो हैं वो बदल जाएं। सी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। डी देख लेते हैं, परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे जो अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है वो सी वाला है। सी वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। अब साहब आपके आगे बायगोत्स्की के बिना तो पेपर छपेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बायगोत्स्की बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, आपको कम से कम ये 2 नंबर दिला के जाएगा। तो यहाँ पे समझो, लेव बायगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट है, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी गलत है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। देखो कितना प्यारा सा आंसर है, भाषिक विकास जो है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल सही है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, ये आ गए आपके गॉर्डनर, हार्वर्ड गॉर्डनर। इनके बिना भी दोस्तों पेपर नहीं छपेगा, ठीक है, इनके बिना भी पेपर आपका नहीं छपेगा। तो आप गवर्नर जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर ये भी आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, संगीतात्मक बुद्धि। अब जो संगीतात्मक जिसमें बुद्धि होगी वो कौन कहलाएंगे? तो जाहिर सी बात है, जिसमें संगीतात्मक बुद्धि होगी वो कहलाएंगे आपके ये वायलिन वादक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो है भाषिक, ठीक है, और भाषा किसमें होगी? भाषा का अच्छा जो विख्याता है वो कौन होगा? वो होगा आपका कवि से मिला दो, ठीक है। अब आपको तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला, अंतवैयक्तिक। तो अंतवैयक्तिक को आप किससे मिलाओगे? तो ये क्या होगा आपका? ये मूर्तिकार होगा। क्या होगा? मूर्तिकार। और स्थानिक को आप किससे मिलाओगे? स्थानिक को मिलाओगे आप, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ ये कर रहा है, 1 मिनट में चेक करता हूँ।
नहीं, सही है बिल्कुल, जैसा आपने लोग मिला रहे थे बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है अपना, सही है। अपने लोगों ने मिलाया था। देखो, संगीतात्मक जो बुद्धि होती है वो वायलिन वादक होते हैं। ठीक है, भाषिक जो बुद्धि होती है, भाषिक कौन होते हैं? कवि होते हैं। और अंतक व्यक्ति जो होते हैं, अंतक व्यक्ति कौन होते हैं? मूर्तिकार होते हैं। और जो स्थानिक स्थानिक जो जिसमें बुद्धि होती है वो होते हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो यानी पहले का फोर आपका पहला वाला ही ऑप्शन में है, बकाया किसी में है नहीं। तो यहाँ से भी पहचानना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो गवर्नर जी को आप अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको फिर से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद जवाब दीजिए। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जो सत्य है वो आपको पहचानना है। संभव नहीं, क्योंकि अधगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। संभव नहीं और विद्यार्थियों को दोबारा पढ़ना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। अगला देखिए, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधगम को विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पे विविधता आपको दिखाई देगी वो पॉजिटिव होगा। आप देखो, एनसीएफ को भी नकारा नहीं जा सकता। एनसीएफ से भी क्वेश्चन 101% कम से कम 150 में से 4 क्वेश्चन तो एनसीएफ 2005 से पक्का है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अधगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, क्या भरना है? देखो, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। और क्या है? सरल है। सक्रिय और सरल, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तब आपका जो आंसर है वो सही हो पाएगा। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार, तो पुरस्कार नहीं देना, पुरस्कार तो की तो बात ही खत्म हो गई। विद्यार्थियों को सिखाना कि वह किस प्रकार से अपने अधगम का अनुवीक्षण करे, तो ये भी आपका सही नहीं है। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, तो सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है आपका वो पहला वाला ही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा और फिर समझिएगा। जिनमें हो, पूछना हो, तर्क करना हो और निर्णय लेना हो। ये बिल्कुल सही है, यानी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न वाले स्त्रीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यय स्मरण रटना कुछ नहीं है, ड्रिल अभ्यास कुछ नहीं है, ये भी आपका सही नहीं है। पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना। तो यहाँ पे देखो, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, यानी शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। जी नहीं, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप भी आराम से ऐसे क्वेश्चन को बना ले जाओगे, कहीं पे भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर थोड़ा 25 जो है, थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखो शिक्षार्थी यानी जो छात्र है, छात्र की परिपक्वता, तो ये तो अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है, तो ये तो सही है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, तो ये भी आपको प्रभावित करता है, ये भी सही है। शिक्षण युक्तियाँ, तो जाहिर सी बात है शिक्षण युक्तियाँ तो करेंगी ही करेंगी। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो ये भी सही है। यानी ABCD, ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा था, सरल था। अगला क्वेश्चन देखो, सार्थक अधिगम है, यानी सार्थक अधिगम है, इसको ध्यान से समझिएगा। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। नेक्स्ट है उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य है। सी ऑप्शन है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण है। और डी ऑप्शन क्या है, देखिए, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना। तो दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, ये भी आपका गलत है। उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य, ये भी आपका गलत है। यानी पहला वाला ऑप्शन देखो, निजी अनुभवों से ज्ञान के संरचनाओं को सक्रिय निर्माण, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है एक नहीं है, जो नहीं है वो पहचानना है। देखो, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार करें, तो ये तो आपका सही है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यानी विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, चलो ये भी कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये भी सही है। अगला देखो डी वाला ऑप्शन, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, तो देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई। विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा करना, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे समझो क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। देखो जहाँ पे विविधता आ जाए तो समझो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और करिएगा। देखो विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, तो बिल्कुल ये भी बहुत ही बेहतरीन जवाब है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, तो ये भी आपका बहुत बेहतरीन जवाब है। नेक्स्ट है मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु समान मानदंड निर्धारित करके, तो ये आपका गलत है। यानी ए बी और सी, यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से बंका रखने को कहती है। एक मिनट क्वेश्चन को चेक करता हूँ। रुई से ढका, यहाँ पे ढका शब्द आएगा, ठीक है, ढका रखने को कहती है। और छुओ, और क्या है, और छुओ तथा अनुभव करो, छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पटों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का क्या है, वो प्रयास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझना। देखो यहाँ पे शब्द है छुओ और अनुभव करो, ठीक है। तो देखो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे बिल्कुल नहीं, ठीक है। दृष्टि विकलांग बच्चे, हाँ, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो बच्चे क्या हैं, छुएंगे और अनुभव करेंगे। तो इसका मतलब हमारा बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सरबड़ नहीं है, बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे सरबड़ आएगा, ठीक है, यानी सरबड़ विकलांग विद्यार्थी, तो ये भी आपका सही नहीं है। सीख ना सकने वाले, ये भी सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है आपका, वो आपका बी वाला है, क्योंकि छुओ की उसने बात की। और भैया अनुभव करो, जब छुओगे आप, अनुभव करोगे, तो जाहिर सी बात है कि भैया दृष्टिबाधित जो बच्चा है वही है, उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने की प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों, ये उपहार और पुरस्कार गलत बात है। प्रत्यास्मरण के लिए देखो, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की, ये भी आपका सही नहीं है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको सीडीपी के टोटल 32 पेपर सॉल्व कराएंगे, तो हम आपको 32 पेपर सॉल्व कराएंगे और 32 के 32 बिल्कुल पेपर निःशुल्क हैं, फ्री हैं। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से एक एक पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हमने सीडीपी के टोटल कंटेंट के वाले जो टॉपिक हैं सबकी वीडियो दोस्तों बना रखी हैं, वो भी फ्री है, एक एक करके आप वहाँ से देखिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। अब जो सही है वो आपको पकड़ना है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, तो ये बात कहना गलत है। अगला देखो, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बी देखो, विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यालयों में असफल होते हैं, यानी विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये दो तो कट गए आपके। नेक्स्ट है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, तो ये बिल्कुल भाई पॉजिटिव बात है। यानी शिक्षार्थी तभी असफल होगा जब जो शिक्षण का तरीका है वो बच्चे के अनुकूल ना हो। ठीक, डी ऑप्शन, शिक्षार्थी असफल होते हैं क्योंकि जो विद्यालय हैं, विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती हैं, तो इसका मतलब आपका ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सी और डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, तो आप वाईपी एजुकेशन से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।